नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अशोक गहलोत के साथ मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बड़ी घोषणा की। जब उनसे महागठबंधन में क्लैश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई क्लैश नहीं है। साथ ही उन्होंने 23 को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब देने की बात कही। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के जीविका दीदियों के मॉडल को तोड़ने के लिए बड़ा दांव खेला। कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर काम करने वाली जीविका दीदियों के लिए स्थायी नौकरी का ऐलान किया। इसके अलावा तेजस्वी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा यह फैसला जीविका दीदियों के समूह से मुलाकात और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीविका दीदियों में से सीएम दीदी को स्थायी नियुक्ति मिलेगी और उनकी सेवा को स्थायी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जीविका दीदियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वर्तमान ऋणों को माफ करने और भविष्य में उनके ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का वादा किया। इसके तहत 2 साल तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, वहीं 5 लाख तक बीमा करवाया जाएगा। इसके अलावा आरजेडी नेता ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया ये कोई लोन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम और कानून बनाएंगे, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव और असंतोष देखने को मिल रहा है। नामांकन की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है, लेकिन गठबंधन का फाइनल फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया। इस कारण राज्य की 11 सीटों पर घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिसने महागठबंधन में असंतोष की खबरों को और बल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस महापेच को सुलझाने के लिए पटना पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई बड़ा विवाद नहीं है और 1-2 दिन के अंदर सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में कुल 243 सीटें हैं और केवल 5 से 10 सीटों पर मामूली विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं। जहां भी गठबंधन की सरकार बनती है वहां ऐसी स्थिति आम होती है। बिहार में 11 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन की उलझी गांठों को सुलझाने में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ही राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए अशोक गहलोत को भेजा गया। यहाँ उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में बढ़ रहे खटास को सुलझा पाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को पीछे हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को चेतावनी दी कि वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स न खरीदें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक है और इनसे होने वाला मुनाफा आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। गोरखपुर में आयोजित विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन और दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में योगी ने कहा कि जब भी कोई चीज खरीदें सुनिश्चित करें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन टैग ना हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई उत्पाद जैसे साबुन, कपड़े, माचिसें आदि अब हलाल सर्टिफाइड हो आते हैं और इससे 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जबकि इस सिस्टम को आधिकारिक मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा यह पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण में गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। साथ ही योगी ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम ने सनातन धर्म पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन इस विषय पर बहुत कम चर्चा होती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत से जुड़ी बड़ी खबर आई। भारत ने वहां अपनी टेक्निकल मिशन को अब पूरा दूतावास का दर्जा दे दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये कदम कुछ दिन बाद आया है जब तालिबान प्रशासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया था। उनकी यात्रा को भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब भारत का यह कदम दिखाता है कि दिल्ली तालिबान प्रशासन के साथ सीमित लेकिन स्थायी संवाद बनाए रखना चाहती है। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलने के भारत के फैसले का स्वागत किया। तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता और कतर में अफगानिस्तान के एम्बेसडर
सुहेल शाहीन ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय शांति और द्विपक्षीय विश्वास और व्यापार सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। शाहीन ने कहा यह सही कदम है जो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य ट्रैक पर लाएगा, विश्वास बढ़ाएगा, व्यापार और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और क्षेत्रीय शांति में रचनात्मक भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने ट्रंप का ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और गर्मजोशी भरे दीपावली संदेश के लिए। इस प्रकाश के त्योहार पर हमारी दोनों महान लोकतंत्र दुनिया में आशा की किरण फैलाते रहें और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य विषय व्यापार रहा। ट्रंप ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ज्यादातर चर्चा व्यापार को लेकर हुई। उन्होंने बताया कि बातचीत में ऊर्जा का मुद्दा भी शामिल था। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीद सीमित करेगा। ट्रंप ने कहा कि मोदी रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, वो भी चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये आयात बंद कर दिए जाएंगे। पिछले 6 दिनों में ये चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। राष्ट्रपति को शबरीमला यात्रा पर लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार को केरल के एक लैंडिंग पैड पर फंस गया। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग परमदम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में नए कंक्रीट से बने हेलीपैड पर हो रही थी। उसी दौरान उसका एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू शबरीमला जाने के लिए केरल पहुंची थी। हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर उतरने के बाद उनका काफिला वहां से सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दलितों के साथ 2 भयानक घटनाओं ने देश भर में गुस्सा और विरोध भड़काया है। राजनीतिक पार्टियों ने दोनों राज्यों में भाजपा सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की गरिमा की रक्षा में विफलता दिखाई। पहली घटना में 60 वर्षीय दलित व्यक्ति रामपाल रावत को कथित तौर पर लखनऊ के बाहरी इलाके में दीपावली की शाम मंदिर के पास जमीन चाटने पर मजबूर किया गया। आरोप है कि उसने वहां पेशाब किया, जबकि रामपाल ने इनकार किया और कहा कि जगह गीली थी क्योंकि उन्होंने पानी गिरा दिया था। पुलिस ने आरोपी स्वामीकांत को गिरफ्तार किया और उन्हें SC/ST एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रामपाल के पोते मुकेश कुमार ने कहा कि उनके दादा को सांस लेने में दिक्कत है और हो सकता है कि खांसी के दौरान अनजाने में पेशाब हो गया हो। दूसरी घटना मध्य प्रदेश की है, जहां 25 वर्षीय दलित युवक को उसके पूर्व नियोक्ता और 2 अन्य लोगों ने अपहरण, पिटाई और मूत्र पीने पर मजबूर किया। पीड़ित ने बताया कि उसे प्लास्टिक के पाइप से मारा गया और बाद में लोहे की चेन से बांधकर अपमानित किया गया। वो अभी स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहा है। दलितों के साथ बर्बरता को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अमानवीय और अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। कांग्रेस ने आरोपी को RSS कार्यकर्ता बताया और कहा यह घटना मानवता पर कलंक है। पुलिस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरोपी का किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ये श्रमिकों के लिए स्पॉन्सर मॉडल था जिसने लाखों विदेशी श्रमिकों के जीवन और अधिकारों को नियंत्रित कर रखा था। सऊदी शासन में प्रवासी कल्याण और श्रम अधिकारों को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस सुधार से लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी श्रमिकों, जिनमें अधिकांश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, उनको लाभ होने की उम्मीद है। बता दें कफाला शब्द जो अरबी में प्रायोजन यानी स्पॉन्सर के लिए है, खाड़ी देशों में जीवन शैली का प्रतीक बन गया था, जिसमें शेखों यानी कफील भर्ती करने वाला एम्प्लॉयर का अपने कर्मचारियों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण था, जो ये तय करते थे कि कर्मचारी नौकरी बदल सकते हैं या नहीं, देश छोड़ सकते हैं या नहीं, कानूनी सहायता ले सकते हैं या नहीं। इससे भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के मजदूर वहां के शेखों के पास बंद कर रह जाते।
बिना कफिल से अनुमति लिए वो भारत या पाकिस्तान में अपने घर भी नहीं आ सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात फिलहाल तय नहीं है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कुछ दिन पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब कहा गया है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच भी आमने सामने बैठक की कोई योजना नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच सोमवार को हुई फोन पर बातचीत को सार्थक और उपयोगी बताया गया है। दिवाली की रात के बाद दिल्ली एक बार फिर जहरीली धुंध में लिपट गई। सुबह होते होते पूरा शहर गाढ़े ग्रे धुएं और धुंध की चादर में ढक गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सीधा रेड जोन में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिवाली पर पटाखे चलाने का समय 2 घंटे तय किया था, लेकिन हकीकत ये रही कि दिल्ली के कई इलाकों में देर रात तक पटाखे फूटते रहे, जिससे हवा में धुआं और जहरीले कणों की मात्रा कई गुना बढ़ गई। वहीं दिल्ली सरकार ने पंजाब पर साधा निशाना है। दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण की वजह के तौर पर पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि पंजाब में रिकॉर्ड मात्रा में पराली जलाई गई, वो भी दिवाली की रात जब पहले से ही हवा में धुआं था। दिल्ली सरकार का कहना है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पराली रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.